जनवरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फेब्रवरी स्टार्ट होने वाला है एंड 21 फरवरी को आप सभी का क्लास 10th का हिंदी का एग्जाम है। तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम रह गया है, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, डेट शीट आपके पास है एंड अब हमें एक परफेक्ट टाइम टेबल की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से हम उसके अकॉर्डिंगली स्टडी कर पाएँ, अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम एक परफेक्ट टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे जिसकी हेल्प से आप अपना गोल जो है अचीव कर सकते हो, अपना जो एक्सपेक्टेशन वाला स्कोर है वो अचीव कर सकते हो। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो फ्रेंड्स देखो हमें एक टाइम टेबल की जरूरत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कितना टाइम बाकी है। तो देखो आज जो है मैं बना रही हूँ ये वीडियो जनवरी 29 को, तो हमारे पास अभी जनवरी के 2-3 दिन बाकी हैं। तो जनवरी को हम इंक्लूड करते ही नहीं है क्योंकि हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो। तो फरवरी से स्टार्ट करते हैं। तो 21 फरवरी को तो आपका हिंदी का एग्जाम है, मेन सब्जेक्ट के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। वैसे 15 फेब से शुरू है लैंग्वेजेस के जो एग्जाम है, सो दैट इज ऑल्सो यू नाउ यू हैव वेरी लेस टाइम। अगर 15 से आपके कोई एग्जाम है, लैंग्वेज वाला एग्जाम है, तो आपके पास और भी कम टाइम है। जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है वो पहला एग्जाम है 21 फेब को, ठीक है। तो अभी 1 फेब से 21 फेब तक आपके पास 20 डेज हैं। तो इन 20 डेज में कितना टाइम आपको लगाना है रिवीजन में, कितना टाइम सैम्पल पेपर्स में, ये सब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो 20 डेज आपके पास बाकी है। 20 डेज तो बिल्कुल ऐसे गिनती के हैं, सेकेंडों में निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ही कम टाइम रह गया है एंड ये वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है। इन ही 20 डेज में अब अपनी फाइनल रिवीजन करके जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे एंड उसको अपने एग्जाम्स में लिखोगे सो दैट यू कैन स्कोर वेल। तो अभी आपकी पूरे साल की जो मेहनत है ना वो इन 20 डेज पर डिपेंड करने वाली है। ओके, सो नाउ अब इन 20 डेज में आपको अपना अकॉर्डिंगली जो टाइम है वो देना है कंसेप्ट्स को समझने के लिए। बिकॉज मैं जानती हूँ काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके अभी भी काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं या कंसेप्ट्स हैं जो उन्होंने नहीं पढ़े हैं, जो उनके वीक हैं, अभी भी उन्हें नहीं पता है ना। तो हमें कंसेप्ट्स के लिए भी टाइम देना है, हमें फिर सैम्पल पेपर्स भी करने हैं हर एक सब्जेक्ट के। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के बाद जो हमारी गलतियाँ निकलेंगी फिर उनको हमें रिवाइज भी करना है, अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग भी करना है ना। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें अभी करने के लिए इन 20 डेज में। तो कैसे डिवाइड करें? तो देखो कंसेप्ट्स जो हो गए, जो आपने अभी कंसेप्ट्स नहीं पढ़े, तो सबसे पहले तो कॉपी पेन ले लो, लिस्ट बनाते चलो कि आपका क्या क्या बाकी है, कहाँ आप स्टैंड करते हो। बिकॉज क्लैरिटी होना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर है ना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना सारा आपका बाकी है, कितना आपका हो गया है, वो क्लैरिटी की हेल्प से मोटिवेशन आएगा आपके अंदर पढ़ने का एंड अब आगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके लिए नोटबुक पेन लेकर बैठो ताकि आपको अपने लेवल का पता चल जाए। तो सबसे पहले तो ये नोट डाउन करो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट तो सबके पास हैं, कई फ्रेंड्स के पास 6 सब्जेक्ट्स भी हैं जिनमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाता है। तो आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उनमें से आपने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, 100% डन कर लिए हैं। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें 1-2 कंसेप्ट अभी भी बाकी हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, एंड कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरे के पूरे बाकी हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो पूरा आपने पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। तो पहले तो ये लिस्ट बना लो, डिवाइड कर लो अपने पूरे सिलेबस को कि जो आपका 100% डन हो गया है, जिसमें 1-2 वीक टॉपिक्स बाकी हैं एंड जो आपका पूरा ही बाकी है। ओके, तो इस हिसाब से आप अपने सिलेबस को क्या करोगे, डिवाइड करोगे एंड देन आप उन कंसेप्ट्स को करोगे कन्फर्म। कहाँ से कन्फर्म करोगे? एनसीईआरटी पढ़ के। एनसीईआरटी से ही शुरू करना है, कोई आपने रेफरेंस बुक से शुरू नहीं करना कंसेप्ट को समझना। जब भी आप कंसेप्ट को स्टार्टिंग से समझ रहे हो तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द क्लास 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं 12th में हूँ, अपने बोर्ड एग्जाम दे चुकी हूँ क्लास 10 के एंड अभी 12th के बोर्ड एग्जाम मुझे भी देने हैं। ओके, सो आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस कि एनसीईआरटी को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वहीं से आप अपने कंसेप्ट को करोगे स्ट्रॉन्ग। एनसीईआरटी करने के बाद में ना फिर आप अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो आप उसमें से कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज इनफ। फुल अगर मान लो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, समझ नहीं आ रहा कि एनसीईआरटी में लिखा कहाँ क्या है, ऐसा आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप यूट्यूब पे फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देख सकते हो जो हमने हर एक चैप्टर के अपलोड कर रखे हैं। तो साथ में वीडियो एंड एनसीईआरटी खोलो, आपका पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो कंसेप्ट है वो डन हो जाएगा। तो वीडियो प्लस एनसीईआरटी ऐसे आप कर सकते हो। तो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना उनमें सारे कंसेप्ट को 100% डन करने के लिए आपको 7 डेज देने हैं। 7 डेज का टाइम आपके पास है, आपको 7 डेज लगाने हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को डन करने के लिए। मतलब आपका पूरा जो सिलेबस है ना सारे सब्जेक्ट्स का वो डन हो जाना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, पढ़ लेना होना चाहिए इन 7 डेज में। इन 7 डेज के बाद में कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा या फिर आपको जो नहीं पता। हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए, आपने उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये 7 डेज हैं आपके पास
अपने कंसेप्ट को कंफर्म करने के लिए। फिर आ जाती है सैम्पल पेपर्स की बारी, ठीक है। ये सीक्वेंस में करना है, कंसेप्ट के बाद सैम्पल पेपर होना चाहिए। सैम्पल पेपर्स आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना है। देखो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स जो है रिलीज कर रखे हैं, ऑफिशियल सैम्पल पेपर सीबीएसई के हैं। अदरवाइज और अगर आपके पास दूसरे सैम्पल पेपर्स हैं तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू हैव देम। अदरवाइज अगर आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स भी कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ है, लेकिन सैम्पल पेपर्स करने हैं, ओके। तो हर एक सब्जेक्ट के फिर आप क्या करोगे, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे। सैम्पल पेपर्स करने से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सैम्पल पेपर्स। मैं तो कहूँगी कंसेप्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स है, बिकॉज यहीं से आपको असल में अपनी तैयारी का पता चलता है कि आप स्टैंड करते कहाँ हो, आप आंसर्स कैसे लिखते हो, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हो, कैसे आप आंसर्स फॉर्म करते हो, वो सब कुछ आपको सैम्पल पेपर्स करने से ही पता चलता है। तो इस स्टेप को बिल्कुल मत मिस करना। सैम्पल पेपर्स तो करने ही करने हैं, बेशक 1-2 सैम्पल पेपर कर लो हर एक सब्जेक्ट का, बट करने जरूर हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो एंड सैम्पल पेपर्स के लिए टाइम भी मैंने सबसे ज़्यादा दिया है 8 डेज। आपको 8 दिन लगाने हैं सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस में, बिकॉज 5-6 सब्जेक्ट हैं, है ना। हर एक सब्जेक्ट के आप मान लो 2-2 सैम्पल पेपर्स भी कर रहे हो तो आराम से आपके पास 8 डेज हैं, इनमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो सैम्पल पेपर आपको लेने हैं, नोटबुक उठानी है एंड देन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं एंड देन उनको वेरीफाई करना है, कि चेक करना है खुद से। एंड चेक इस तरीके से करना है, ऑनेस्ट तरीके से चेक करना है, बिकॉज देखो अपने आप को झूठा दिलासा देके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप अपने ऊपर जितना स्ट्रिक्ट रहोगे ना बोर्ड एग्जाम में उतना ईजी रहेगा। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग करो, आपको अपनी गलतियों का पता लग जाए इससे, है ना। एंड स्कूल में भी प्री बोर्ड्स हो ही रहे होंगे, उससे भी हेल्प होगी। तो आपको सैम्पल पेपर्स के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है 8 डेज। इन 8 डेज में आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, चेक करना है एंड अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, बिकॉज आपको पता चलेगा ना कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। तो लिखते जाना है कि आपके ये टॉपिक्स अभी भी वीक हैं, इनमें आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो यू हैव टू मेक द लिस्ट एज वेल। एंड देन लास्ट स्टेप आपका आ जाता है रिवीजन का। जब आप सैम्पल पेपर कर चुके होते हैं, आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए होते हैं, आपको अपने वीक टॉपिक्स का पता लग जाता है, फिर आपकी आती है फाइनल रिवीजन की बारी, जिसमें आप अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करते हो, फाइनल गो थ्रू करते हो, है ना। एग्जाम से 3-4 दिन वाले जो डेज होते हैं उनमें रिवीजन होती है। ये आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप थोड़ा दोबारा पढ़ते हो, है ना, सारे सिलेबस को गो थ्रू करते हो, ताकि एक फाइनल तरीके से आपके दिमाग में सारा सिलेबस बैठ जाए। तो वो फाइनल रिवीजन आपको अब करनी है एंड उसमें आपको 5 डेज का टाइम मैंने दे दिया है, ठीक है। ये सब मैं 21 फरवरी के पहले ही आपका हो जाना चाहिए। एंड देन बीच में जो आपके पास हॉलीडेज़ हैं उनमें भी आप क्या करने वाले हो, रिवीजन ही करने वाले हो। उन हॉलीडेज़ के लिए अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, उन हॉलीडेज़ के लिए कुछ मत छोड़ देना, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि एग्जाम के बीच में काफ़ी हॉलीडेज़ हैं उनमें कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, नहीं, ठीक है। एग्जाम के बीच में जब आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, अगर उसके लिए आपने कुछ छोड़ दिया, दैट इज़ द वर्स्ट पॉसिबल डिसीजन एंड डोंट डू दैट। ऑनेस्ट अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो आपको इन 21 फेब से ये सब कुछ कर लेना है, 21 फेब से पहले अपनी फाइनल रिवीजन कर लेनी है, ओके। तो 5 डेज हैं आपके पास फाइनल रिवीजन के लिए एंड इस तरीके से आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, ये 20 डेज स्पेंड करने हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ओके। एंड अब मैं एक बोनस टिप भी आपको देना चाहती हूँ, जो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ द रिटन प्रैक्टिस। तो देखो मैंने जो अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में जितना स्कोर किया ना, मैं उससे सेटिस्फाइड तो थी नहीं, मेरा कम स्कोर रह गया था थोड़ा सा, मैं थोड़ा और अच्छा स्कोर कर सकती थी। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी थी, ओके। तो मैंने जो गलती करी, मैं चाहती हूँ कि आप उसे ना करो। यू कुड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड मैं आपको यही एक एडवाइस देना चाहूँगी, अगर मेरी तरफ से कोई एडवाइस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही फ़ायदा है आपका। आंसर्स फॉर्म करना, टाइम मैनेज करना, वोकैबुलरी इंप्रूव करना, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, सब कुछ आपका इंप्रूव होने वाला है रिटन प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा लिखोगे ना वो आपको आगे इन बोर्ड एग्जाम्स में तो फ़ायदा देगा ही, आगे आपकी क्लासेस में इतना फ़ायदा होने वाला है ना, अगर आपने लिखने की आदत डाल ली तो, ठीक है। तो अभी आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो, सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, सब कुछ लिख के करो। ऐसा नहीं कि बुक खोल के बैठ गए एंड एक पैसिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। इंगेज होना है पढ़ाई में। इंगेज कैसे होते हैं, जब हम एक्टिवली पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं, और कुछ नहीं सोचते हैं। दैट इज़ एक्टिव लर्निंग एंड उसका एक पार्ट है रिटन प्रैक्टिस। तो रिटन प्रैक्टिस को बिल्कुल भी हल्के में मतलब, काफ़ी फ्रेंड्स इसे इग्नोर करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, कहते हैं बस पढ़ लिया, याद कर लिया, वही बहुत होता है। लेकिन एक्चुअल में आपकी जो अंदर की नॉलेज वो आती है जब आप खुद से आंसर्स लिखते हो, है ना। एंड उसके लिए रिटन प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। हैंड राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इतने सारे फायदे मैं गिनवा नहीं सकती। सो पे अटेंशन टू इट एंड डू लॉट्स ऑफ रिटन प्रैक्टिस, ठीक है। जैसा भी लिखो, जो भी आप लिख रहे हो, लिखते रहो बस, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो ये मेरी कुछ एडवाइसेस थी। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत ही अब कम टाइम रह गया है, वेस्ट मत करना। मोटिवेशन के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लग रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, हमने बोर्ड एक्सपीरियंस, हमारा जैसा बोर्ड एक्सपीरियंस था उसके वीडियो हमने डाले हैं। ओके, स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ हैं, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ हैं, क्विक रिविजन के वीडियोज़ हैं, नोट्स हैं, मेंटी क्विजेज हैं, सब कुछ चैनल पर अपलोडेड है। ओके, सो ओनली थिंग you have to do is study and make your own efforts. So that's all for this video. Thank you.